एंड करेक्शन। इसके लिए ये देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ऐसा जिसका की डायमीटर ज्यादा है और एक ऐसा जिसका डायमीटर कम है। इन दोनों के जो साउंड जनरेट होंगे फूकने पे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यदि हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है V/4L। तो दोनों से फ्रीक्वेंसी एक जैसी आनी चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि जो मोटा पाइप होता है उससे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्रेव, मतलब लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ये थ्योरी तो अभी तक का ये है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ध्यान दीजिएगा कि F जो होगा मोटे पाइप का, थिक पाइप का, वो कम होता है थिन पाइप के रिस्पेक्ट में, थिन पाइप के रिस्पेक्ट में। अब यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ कुछ मिसिंग है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में क्या कहा गया कि जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं जहां बंद है वहां स्टैंडिंग वेव का नोड होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करने के लिए फ्रीडम कम है, ऐसे याद रखते हैं। और ऊपर में हम देखते थे एंटी नोड फंडामेंटल के लिए, और फिर नोड एंटी नोड ऐसे बढ़ाते चले जाते थे पेयर्स, और वो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन आया करता था। ये एल लेंथ हम लोग देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक। होता क्या है, प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है वो तब एक्सप्लेन हो पाता है जब हम लोग ये मानते हैं कि ये एंटीनोड यहाँ नहीं बनकर वो थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। ये थोड़ा सा जो ऊपर बन रहा है ओपन एंड पे एंटीनोड, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ऊपर बढ़ रहा है उसे कहा गया ई। और ऐसा करने पर जो इफेक्टिव लेंथ हो गया, यहाँ देखिएगा λ/4 जो पहले एल कहते थे आप अब कहेंगे L+E, और यदि L+E कहेंगे तो लैम्डा हो जाएगा 4L+E, और फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे V/λ, V/4L+E। और ये जो E है देखा गया कि ये डायमीटर पे डिपेंड करता है, 0.3 0.3D 0.3 इंटू डी। ये जो अपने पास वैल्यू आ रहा है एंड करेक्शन का, इसके बारे में हम लोग कैसे काम करें? तो इसके बारे में हम लोग ये समझ तो गए कि जो पाइप मोटा होगा उसका ई का वैल्यू ज्यादा होगा, और ई का वैल्यू ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में देखिए ना L+E आया है, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो ये हम लोग ध्यान रखते हैं। ये डी है डायमीटर ऑफ द पाइप, डी है डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप। तो अब हम यदि ओपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर रहे होंगे तो इनके जो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखा करते थे सारे ऑड मल्टीपल, तो अगला वाला हो जाएगा 3V/4L+E, उसके अगला वाला हो जाएगा 5V/4L+E, ये L+E जैसा चलता जाएगा सारी फ्रीक्वेंसी, V/L+E, तो ये सारे 4 के साथ। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो जाते। किसके लिए? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। अब यहाँ अकल लगाइए, यदि ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या देख रहे थे, तो दोनों तरफ ई ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। तो वहां पर सारे फॉर्मूले में ये हम देखेंगे एफ, सारे में यहाँ जो देखेंगे एफ, ये कितना हो जाएगा? V/2L+E। वहां पर तो 2 होता था ना, V/2L, 2V/2L, 3V/2L। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 2V/2L+2E, सॉरी ई के बदले ट्वाइस ई, यहाँ देखिएगा ट्वाइस ई। नेक्स्ट आप चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू एल प्लस ट्वाइस ई, फिर उसके अगला वाला हो जाएगा 3V/2L+2E, और ई का वैल्यू वही 0.3D। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसका उपयोग तब आप करें जब जरूरी हो या क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो कि एंड करेक्शन सोचना है। एंड करेक्शन के लिए हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप में फिर इस तरह देख सकते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। ये एंड करेक्शन का इफेक्ट था। वृंदा, ये पॉइंट मैं एक बार और समझाऊं या यहाँ तक ये एक पॉइंट क्लियर है?
नहीं सर, आ गया। ठीक, और रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट वो आता है या एक बार एक्सप्लेन कर दूं? सर वो बता दो, कल मैं जल्दी चली गई थी तो मैंने सुना नहीं। यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करना है कि एक ट्यूब है जिसके बगल में स्केल रहता है, जिससे ट्यूब का लेंथ आप देख रहे होते हैं, कितना उसमें वाटर है, कितना एयर है इसके लिए। और इसके ऊपर में एक ऐसा यूज करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी वेल नोन हो। अब ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट करके आप रखते हैं ट्यूब के ऊपर, और जैसे इसके पानी के लेवल को कम होता देख कर शुरू कर देते हैं, नीचे से ओपन कर देते हैं, पानी का लेवल कम होने लगता है। तो किसी खास समय पर साउंड की जो लाउडनेस है वो अचानक से बहुत ज्यादा हमें सुनने में आता है, तो हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस का इवेंट है। और ऐसा होने का क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूं कि जब ये हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ L1 लेंथ है और आपने यहाँ लाउड नॉइज सुना, तो यहाँ लाउड नॉइज सुना, इसके पीछे का कारण क्या हुआ कि यहाँ भी एक नोड एंटी नोड देखें डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे यहाँ स्टैंडिंग वेव बनता है। इमेजिन करिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं, और यहाँ आपके सामने आ जाएगा कि ये जो लेमडा बाई 4 है ये L1 के बराबर है। और हम लोग यदि इससे फ्रीक्वेंसी देखते तो F इक्वल्स टू हो जाता है V बाई लेमडा V बाई 4 L1। और ये अब दो साउंड सोर्स हो गए, एक तो एयर कॉलम यहाँ दिख रहा है, एयर कॉलम, एयर कॉलम के कारण ये एक साउंड सोर्स दिख रहा है और एक ट्यूनिंग फॉर्क का सोर्स दिख रहा है। यदि आपके कानों तक दो सोर्स से साउंड आएगा तो ऑब्वियस है कि लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर L1 से पहले, L1 लेंथ से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो रेजोनेंस वो समझिए, आपको ध्यान रखना है कि किसी पाइप में स्टैंडिंग वेव उसी फ्रीक्वेंसी का जनरेट हो सकता है जिस फ्रीक्वेंसी का सोर्स या जिस फ्रीक्वेंसी का डिस्टरबेंस वहां वो जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्यूनिंग फॉर्क यदि स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो वो स्टैंडिंग वेव ऐसा ही कुछ होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ आए। तो उसके लिए हमने देखा कि एक खास लेंथ, तभी ऐसा हुआ। पानी का लेवल यदि और कम होते चला जाए, तो पानी का लेवल और कम होते चला जाए तो दूसरा इवेंट फिर मिलता है। दूसरा इवेंट फिर मिलता है, वो कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये L2 लेंथ हो गया और L2 लेंथ हो गया, फिर से यहाँ वही ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे हैं F वाला, और यहाँ हम क्या लिखते, 3 लेमडा बाई 4 ये L2 के बराबर, और यहाँ से F हो जाता 3V बाई 4 L2, 3V बाई 4 L2। लेकिन एक लफड़ा था, तो इससे इतना पहले समझ लीजिए, तो ये जो रेजोनेंस वाले लेंथ आते L1 is to L2 is to L3, ध्यान दीजिएगा ये 1 is to 3 is to 4, हाँ 1 is to 3 is to 5 वाला होगा। ये तो आइडिया क्लियर कर लीजिए पहले। लेकिन हुआ क्या था कि एंड करेक्शन को भी हमने कुछ देर पहले देखा, तो एंड करेक्शन देखने पर यहाँ ये जो आइडिया था, कभी कभी यदि एंड करेक्शन नहीं लिया जाए तो यहाँ तक हम सोच सकते हैं यही हमारा रिजल्ट रहेगा, इतने से हमारा काम चलेगा। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, आपके सामने में ये कहा जाता है कि एक पाइप है, पाइप का जो है फ्रीक्वेंसी ये है 80 सेंटीमीटर का मैं कह रहा हूँ, और इसके ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्ज। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पानी भरा हुआ पूरा, और अब आप इसको कम करना शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है पहला रेजोनेंस कब मिलेगा, फिर दूसरा रेजोनेंस कब मिलेगा, फिर तीसरा रेजोनेंस कब मिलेगा, ये पूछ दिया गया। तो ये पूछ दिया गया तो आप क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू V बाई 4L। F हो गया 340 फर्स्ट रेजोनेंस के लिए L1, 340 इक्वल्स टू 340 4L1, L1 हो जाएगा 1 बाई 4, ये मीटर है या 25 सेंटीमीटर हो गया। तो L1 आपको पता चल गया। अब बताइए L1 यदि पता चल गया तो L2 L3 L4 का क्या है? तो ये हो जाता है L2 L3 L4। इन सब के लिए क्या हो जाता था कि हम लोग क्या करते थे, L1 L2 L3 L4 के लिए इसी का रेशियो देखते थे। तो 75 ये L1 के साथ देख रहे हैं, तो एक है 25, अगला 75, उसके अगला नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता, क्योंकि 125 वाला है ही नहीं। क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि कम से कम कितना एयर कॉलम होगा, तो आप चिल्ला के कहेंगे 25 सेंटीमीटर। फिर पूछता है अधिक से अधिक कितना एयर कॉलम होगा, 75। पूछेगा अधिक से अधिक, कम से कम वाटर कॉलम कितना होगा, तो कम से कम वाटर कॉलम 5 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक वाटर कॉलम कितना होगा, तो अधिक से अधिक हो जाएगा, जब आप 25 देख रहे हैं तो ये 55। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या ये पॉइंट क्लियर? यस सर। वृंदा एक बार और समझाऊं इसे, रुक के? नहीं सर, आ गया। ठीक। अब वेदांत, आपने इसे समझा या एक बार और समझाऊं? सर समझ लिया। ठीक। अब यहाँ देखिए, यदि ये कहा जाता कि एंड करेक्शन भी इंक्लूड करो, एंड करेक्शन को सोचने के लिए कह दे, तो एंड करेक्शन को सोचने के लिए कह देगा। तो देखिए फर्स्ट रेजोनेंस, देखिए फर्स्ट रेजोनेंस में क्या कहानी है कि आप पानी देख रहे हैं, यहां तक आया L1, और ये फर्स्ट रेजोनेंस वाली घटना, यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड। अब गौर करो, ये जब हम बात कर रहे थे ना, तो एंटी नोड को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लस ई। तो हमारा जो अब लेंथ आएगा L1, तो L1 के साथ साथ किसको ऐड करना पड़ेगा, ई को, तब मिलेगा हमें L1 प्लस ई होगा λ/4। और इसी तरह सेकेंड रेजोनेंस की यदि हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड रेजोनेंस के लिए हमें जब जाना पड़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए, ये L2 तो रहेगा ही, और साथ में ई। सर वो L1 प्लस ई होगा ना सर? हाँ, सॉरी, L1 प्लस ई। अब यहाँ दूसरा जब देख रहे हैं, तो दूसरे के लिए भी जो L2 प्लस ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये 3 λ/4 के बराबर। तो यहाँ हम यदि इनको एक काम करते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यदि इनको सबस्ट्रैक्ट कर दें तो 3 λ/4 माइनस λ/4, ये चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा L2 माइनस L1। और यहाँ से हमें दिखने लगा लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस L2 माइनस L1, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा F लैम्डा, ये F इंटू ट्वाइस L2 माइनस L1। तो ये रिलेशन हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया कि V इक्वल्स टू F लैम्डा F2 इंटू L2 माइनस L1। और दूसरा, यदि इन्हें हम डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें का कहानी क्या है, यदि हम 3 λ/4 को डिवाइड कर दें λ/4 से, तो ये हो जाएगा L2 प्लस ई, इसको डिवाइड कर दें L1 प्लस ई से। लेकिन यहां से क्या आ गया, 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू L2 प्लस ई। यहां से ये कितना आ जा रहा है, 3L1 माइनस L2 इक्वल्स टू, ओ ये अपोजिट आया, हाँ, तो ये 3 माइनस ई हो जाएगा ट्वाइस ई, इक्वल्स टू हो जाएगा L2 माइनस 3L1/2। तो इससे ये ई का एक फॉर्मूला आया, जिन्हें हम ध्यान रखते हैं। कभी कभी एंड करेक्शन पूछ देता है, जैसे आपसे कहा जाए कि एक है, पहला रेजोनेंस है 20 सेंटीमीटर पे और दूसरा रेजोनेंस है 64 सेंटीमीटर पे, एक है 20 सेंटीमीटर पे, एक है 64 सेंटीमीटर पे, तो बताइए एंड करेक्शन क्या होगा। तो L2 माइनस 3L1/2 करेंगे, L2 64, L1 का थ्राइस करेंगे 60, तो 4 आएगा, 4/2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड करेक्शन। तो कभी कभी एंड करेक्शन निकालने को कह देता है, तो ऐसे काम करेंगे। और यदि एंड करेक्शन को सोचने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो L1 L2 दोनों देगा, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, V इक्वल्स टू F इंटू ट्वाइस L2 माइनस L1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी देखने के लिए। यहां तक अब पहुंच गए। ये था, क्या नाम था इसका, ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुंट्ज ट्यूब। कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करके देखते हैं। कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहता है कि यदि कोई पाइप है, जैसे अभी पाइप था वैसे ही कोई पाइप है, इस पाइप में एक तरफ हमने पिस्टन लगा दिया, जो मूवेबल पिस्टन कह देते हैं जिसे, इसको कह दिया मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन।
और जैसे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पानी का लेयर बाउंड्री डिसाइड करता था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनाता था, हाँ सर। उसी तरह ये जो इस तरफ का सिरा है ये बाउंड्री डिसाइड करेगा। यहाँ नोड देख सकते हैं आप इधर, यदि और सोर्स कोई ना कोई चाहिए, सोर्स कोई ना कोई चाहिए जो एफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। तो आप जब इस पाइप के लेंथ को, ये मूवेबल है ना, तो इसको इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो एक समय लाउडनेस बढ़ेगी। वैसे ही जैसे रेजोनेंस ट्यूब में आपने सोचा, जब लाउडनेस बढ़ी मतलब वहां क्या बना होगा, स्टैंडिंग वेव बना होगा, यदि साउंड के हिसाब से देख रहे हैं तो। दूसरा होता है कि आप टेलकम पाउडर या चौक से जो लिखते हैं बोर्ड पे, तो जो नीचे गिरता है पाउडर, चौक पाउडर, कोई भी पाउडर लेकर के इस ट्यूब के भीतर में क्या करते हो, बिखेर देते हो, इस ट्यूब के भीतर में बिखेर देते हो अच्छी तरह, और तब ये फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स को ही रखते हो और ये ट्यूब को इधर उधर शिफ्ट करते हो। एक समय ऐसा होता है कि यहाँ स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, स्टैंडिंग वेव एक खास लेंथ के लिए, और जब स्टैंडिंग wave formed having frequency f, standing wave formed having frequency f। अब जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो यहां चेक करिए, ये ऐसे जमा हो गया, ये ऐसे जमा हो गया, ऐसे दिखता है कि कुछ जगहों पे ये पाउडर डिपॉजिट हो गए, इस कुछ जगहों पे पाउडर डिपॉजिट हो गए। ध्यान से सोचिए, डिस्प्लेसमेंट का जो नोड होता होगा वहां पे मॉलिक्यूल ऑसिलेट तो करते नहीं होंगे स्टैंडिंग वेव में, तो जहां अगल बगल वाले पॉइंट्स हैं वहां के एयर का जो मॉलिक्यूल होगा वो डिस्प्लेस होता होगा, लेकिन नोड वाले पॉइंट का जो एयर मॉलिक्यूल है वो डिस्प्लेस नहीं होता होगा। तो नोड वाले पॉइंट पे टेलकम पाउडर आके जमा हो जाता है। तो आप स्केल से इसका लेंथ देख लेते हैं x, और स्केल से इसका लेंथ देख लेते हैं x, और ये आपको पता है λ/2 के बराबर होगा, तो ये λ/2 के बराबर होगा, तो लैम्डा आपको पता चल गया 2x, और यदि लैम्डा पता चल गया तो v इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, f लैम्डा। ये f फ्रीक्वेंसी जो सोर्स का है वही फ्रीक्वेंसी तो जनरेट होगा यहाँ, तो आपको उस जगह जो साउंड का वेलोसिटी है v, ये पता चल जाता है, v इक्वल्स टू f लैम्डा से। अच्छा, मेरे भी समझ में नहीं आया, ये x क्या दे रहा है बताना मुझे। एंटीनोड और नोड के बीच की डिस्टेंस, एंटीनोड पे जमा होता है पाउडर या नोड पे जमा होता है पाउडर, तो किसके बीच का डिस्टेंस है ये, कितना होता है, लैम्डा कितना हुआ, 2x। और v इक्वल्स टू f लैम्डा फॉर्मूला बचपन से पता है, अप्लाई कर दो। हाँ सर, वो तो अभी पता चला ना, बस तो हो गया, वही तो पता करना था, यही रिलेशन यूज करना था। तो आपने क्या किया कि पाउडर के डिपॉजिट वाले पोजीशन को देखकर नोड को देख लिया, जो कि आंखों से तो नहीं दिखता एयर में कि नोड कहाँ बना है, लेकिन पाउडर जहां डिपॉजिट हुआ वो नोड है। जहां जहां पाउडर डिपॉजिट हो रहा है उनमें कंसेक्यूटिव वाले के बीच का लेंथ देख लो, x मिल गया, लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया, तो v इक्वल्स टू f लैम्डा से v मिल जाएगा। एंटीनोड नहीं देख सकते सर। अरे बालक, यहाँ नोड ही कैसे दिखा वही तो बता दो। वो जम रहा है इसलिए दिख जम रहा है तो जो हवा में जब कुछ है ही नहीं तो वहां तो कह दो दो नोड के बीच में एंटीनोड होगा, ये तुम थ्योरी से जानते हो। हाँ। तो देख लो, नोट कर लो, जल्दी चित्रों ना नोट कर लो। बना लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड यदि गैस में चाहिए तो इस पाइप में गैस रख दो, फिर आप कहोगे कि सर वो भाग के एयर में चली जाएगी, हाँ ये बात भी सही है, तो पाइप को बंद कर दो। तो सर फिर मैं डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट करूंगा, वो मुझे भी नहीं पता। देखो यहाँ एक तरफ तो मूवेबल पिस्टन आपने डाल दिया, ये मूवेबल पिस्टन, और दूसरे तरफ आपने क्लोज कर दिया, और पता चला यहाँ ऑक्सीजन गैस भर दिया, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही है, और यहाँ कितना है साउंड का स्पीड, ये हम आज पता करना चाहते हैं। तो यदि यहाँ पता करना चाहते हैं तो सोचो यहाँ पर कोई रॉड होगा, इस रॉड में जर्क देते हैं, कैसे देते हैं, कैसे भी देते हैं, और उस जर्क देने का कोई फ्रीक्वेंसी होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का यहाँ स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा, स्टैंडिंग, जिसके लिए एक खास लेंथ चाहिए, उसके लिए ये मूवेबल पिस्टन यूज करो। और स्टैंडिंग वेव जो बन रहा होगा
इस स्टैंडिंग वेव का भी फ्रीक्वेंसी वही होगा जो इधर से जर्क देकर के आप जनरेट करते होंगे, और ऐसा होने पर उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता दिख जाएगा पाउडर। तो जहां जहां ये पाउडर डिपॉजिट होता दिख जाएगा उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो आपको x दे देगा λ/2। लैम्डा जब आपको पता चल गया तो v इक्वल्स टू f लैम्डा से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में, वो उस मीडियम में, ऑक्सीजन वहां है तो ऑक्सीजन में, यदि वहां हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में, जो गैस आप भरते उस जगह का आपको वेलोसिटी पता चल जाता, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब रॉड को जर्क कौन देगा ये बाद का टेंशन है। जो किसी पर्टिकुलर फिगर, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क एक लेकर के उससे टच कर दे तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी है वही उसमें पहुंच जाएगी। तो ये इसके लिए कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। मान लो ये रॉड है और रॉड को मैंने बीच में फिक्स कर दिया, यदि मैंने इसे फिक्स कर दिया तो यहाँ जो वेव जनरेट हो सकता है वो ये हो सकता है। तो ये नोड होगा जो क्योंकि फिक्स्ड है, ये किनारे वाला एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जा सकता है, λ/4 का ट्वाइस। ये किसके बराबर, रॉड का जो लेंथ है l के बराबर आ गया। तो आपको लैम्डा पता चल गया 2l के बराबर, और यहाँ से f पता चल गया v/λ। v क्या होता था, v हम जानते हैं, v रॉड में यदि हम देख रहे हैं अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। v क्या होता था रॉड के लिए, बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। इससे f पता चल जाएगा, v रॉड बाय लैम्डा के बदले आ गया है 2l, तो 2l। अब रॉड में जब आपको पता चल गया, यदि यही रॉड आपने इस पाइप में रखा हुआ होता, यदि यही रॉड इस पाइप में रखा होता जिसमें दूसरी तरफ मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो यहाँ जब आप बनता देखते वो नोड, तो इनके नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दे देता, x से हमें क्या पता चल जाता, λ/2। ये लैम्डा कौन सा, वो गैस वाला लैम्डा, गैस में जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है लैम्डा। तो लैम्डा जब गैस वाला आपको पता चल गया 2x, तो f इक्वल्स टू क्या लिख देते, या v इक्वल्स टू क्या लिख देते, f लैम्डा। f कौन सा यूज करते, ये वाला जाके यूज कर लेते। तो आप f लेके यूज कर लेते, लैम्डा यूज कर लेते, तो वहां से आपको पता चल जाता। तो जर्क देने पर जो रॉड में फ्रीक्वेंसियां पॉसिबल है उसमें ये हो गया फंडामेंटल, ये हो गया फंडामेंटल। और यदि दोनों तरफ लेंथ बराबर ना हो तब क्या करोगे आप, तो फिर लफड़ा आएगा। तो उस समय के केस के लिए वो और कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक नहीं पूछा गया है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लो आपको दिख रहा है कि l/4 के डिस्टेंस पे यहाँ बन रहा है, यहाँ है फिक्स्ड, तो यहाँ फिक्स्ड है तो यहाँ तो नोड हो गया। अब यहाँ और यहाँ एंटी नोड भी हो गया। अब इधर हम जानते हैं ये m ऑड कुछ भी होगा λ/4, और यहाँ भी n कुछ भी होगा ऑड λ/4 का ये लेंथ होना चाहिए। यदि ये लेंथ टोटल कितना है l, तो ये लेंथ कितना दिखेगा 3l/4। अब यहाँ से देखिए m ऑड λ/4 जो है ये 3l/4 के बराबर है, और n ऑड λ/4 जो है ये l/4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि नोड एंटी नोड के बीच में या तो 1 λ/4 होगा, या 3 λ/4 होगा, या 5 λ/4 होगा। तो हमने मान लिया n λ/4 होगा। तो आपने दोनों तरफ ये देखे कि 3 तो 3/1 क्या हो जाएगा m/n। तो देख रहे हैं m भी ऑड है और n भी ऑड है। तो आप कह सकते हैं या तो लेफ्ट साइड में 3 बनेंगे और राइट साइड में या 1, ऐसा वाला। इससे आपको लैम्डा पता चल गया। लैम्डा आप यहां देखो अगला और क्या पॉसिबल है, कभी यदि पूछ दे कि फर्स्ट ऑर्डर टोन क्या होगा, तो 6/2 नहीं लोगे क्योंकि ये ऑड नहीं है। तो अगला क्या हो सकता है, 9/3 हो सकता है क्योंकि दोनों ऑड है, 3 भी ऑड है 9 भी ऑड है। चेक करो। तो ये फर्स्ट ओवरटोन वाला ये कंडीशन होगा। उसको हार्मोनिक तो नहीं कहेंगे फर्स्ट, लेकिन ये ओवरटोन में फर्स्ट यही कहलाएगा 9/3 वाला। और उसी तरह अगला ढूंढेंगे तो 3-4 से करेंगे तो नहीं होगा, 5 से 15/5 वाला होगा। ऑड है ऊपर भी नीचे 5 भी। तो आप अगला कौन यदि फ्रीक्वेंसी कभी ऐसे सिचुएशन में आता है, हाँ, तो वो मल्टीप्लाई करते चलेंगे 1 2 3 4, उसमें जो ऑर्डर होगा वो चुन लेंगे। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास है, आपके एससी वर्मा के बुक में एक, लेकिन आज तक ऐसा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन ट्यूब में नहीं पूछा गया है।
कुंस ट्यूब में नहीं। तो सर जो एग्जाम में आया है वो ज्यादातर क्या आया है? रेजोनेंस ट्यूब आया है। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा गया है वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पूछा गया है। हाँ, वो फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवर यदि फंडामेंटल इस रॉड में हम जानना चाहते हैं, अभी हम कुंस ट्यूब भूल चुके, इस रॉड में कोई पूछ दे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये होगा 3/1 वाला, मतलब 1 जो है λ/4, ये किसके बराबर होगा? L/4 के। तो लैम्डा हो गया L और F इक्वल्स टू V/λ। V कौन सा? रॉड वाले मटेरियल का। और लैम्डा कौन सा? जो अभी अभी आपने देखा है, L, V/L। ये हो जाता फंडामेंटल कहलाता। और यदि फर्स्ट ओवरटोन देखेंगे तो उसके लिए कौन सा कंडीशन? ओवरटोन मैं नीचे वाला चुनता हूँ, 3 λ/4। 3 λ/4 किसके बराबर? L/4 के बराबर। लैम्डा कितना हो गया? L/3 हो गया। F कितना हो जाएगा? V/L/3। 3V/L हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? 3V/L। नेक्स्ट हो जाएगा 5V/L। उसका अगला हो जाएगा 7V/L। तो आपको ये पता चलने लगा कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर, ये आइडिया क्या धीरे धीरे एक बार और एक्सप्लेन करूं? वेदांत? नहीं सर। ठीक। सर एक और क्वेश्चन करवा दो ऐसा। हाँ ठीक है, यहाँ चेक करते हैं अगले वाले पे। मैं एक ले रहा हूं, ये L/8। यहां पर मैंने कह दिया फिक्स्ड, और इसमें फ्रीक्वेंसी हम फंडामेंटल जानना चाहते हैं। ये फिक्स्ड है, देखते हैं कोई पॉसिबल होता है या नहीं, मुझे भी नहीं ज्यादा पता है। तो यहां जहां फिक्स्ड कह दिया वहां नोड तो बनेगा। अब इस एग्जांपल में हमें फ्रीक्वेंसी बताने को कहा गया, वेवलेंथ बताने को कहा गया, और वेलोसिटी तो हम जानते ही हैं रॉड का, वेलोसिटी ऑफ रॉड अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। अब चेक करते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखा नोड, ये देख लिया एंटी नोड, एंटी नोड। तो ये जो L/8 है ये किसके बराबर कह देंगे? n λ/4। और ये m λ/4 किसके बराबर हो जाएगा? 7L/8। इनको डिवाइड कर देते हैं, m/n कितना हो जाएगा? 7/1। तो फंडामेंटल के लिए क्या हो गया? 7 यदि m की तरफ वाला लेकर के चलते हैं तो 7 λ/4 ये किसके बराबर हो जाएगा? 7L/8 के बराबर हो जाएगा। ये 7 7 चला गया, लैम्डा हो गया L/2, और F हो जाएगा V/λ 2V/L। आपके मन में आए नहीं मैं 1 वाला लेके चलूं तो 1 × λ/4 ये हो जाएगा L/8 के बराबर। तब भी आपने लैम्डा देखा L/2, और तब भी F देखेंगे 2V/L। क्या ये क्लियर है वृंदा? यस सर। इसमें इसी तरह कभी कभी कर देता है कि यहाँ भी फिक्स्ड कर देगा। यदि यहाँ भी फिक्स्ड कर देगा तब मजे लो। फिर से बताओ। वहाँ पे फिर सर वहाँ पे नोड बन जाएगा। हाँ, लैम्डा तब फिर क्या होगा लफड़ा कि यहाँ जो है वो एंटी नोड नहीं बन करके नोड बनेगा। फिर वो n जो है वो n λ/4 नहीं कहेंगे। n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, इवन या ऑड। n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इनटू λ/2। और ये किसके बराबर होगा? L/8 के। क्या ये आइडिया क्लियर है? अब यदि हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आने वाला है? अब डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा m λ/4 अपॉन n λ/2 इक्वल्स टू 7। यहां से चेक करिए, m/2n इक्वल्स टू 7, m/n इक्वल्स टू 14/1। अब यहाँ चेक करिए कि m को क्या होना चाहिए था? ऑड। तो अभी अब इनको 2 से 14 के टेबल में देखो कोई ऑड मिलता है या नहीं? मिलेगा कहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, यहाँ कोई स्टैंडिंग वेव वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि हमें m वाला क्या चाहिए? ऑड।
और एन वाला इवन या ऑड कुछ भी चलेगा, इवन या ऑड कुछ भी चलेगा, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें हम जो ऐसे दो जगह फिक्स करके किनारा छोड़ देंगे तो इससे नहीं बन सकता स्टैंडिंग वेव, इसमें बनेगा ही नहीं। सर अब तो जो पहले समझ में आया था वो भी भुला गया, ऐसा होता है कभी कभी। अरे पिछला वाला आइडिया याद है या नहीं? हाँ ठीक है। और ये वाला आइडिया में इतना तो समझ में आ गया कि इवन ऑड वाला यहाँ ऑड वाला नहीं आएगा ऊपर में, कोई 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब है कि यहाँ जो हम चाहते हैं स्टैंडिंग वेव बने वो नहीं बन पाएगा। ये काम आप लोग इसमें भी एक सीख जाइए कि यदि कोई वायर हो जिसका एक तरफ म्यू दिख रहा हो और दूसरी तरफ जो है ये 4 म्यू दिख रहा हो और ये फिक्स्ड हो, एक का लेंथ हो L और एक का लेंथ हो 2L, और अब आपसे कहा जाए कि इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा बनेगा फंडामेंटल, तो इसमें कौन सा बनेगा फंडामेंटल, ये लफड़े वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग ये कह दे सकते हैं कि ये जो नोड है ये गिवन होना चाहिए कि बीच में क्या है। यदि ये नोड है तो किनारे पे नोड बनेगा, ये तो पहले से पता है। यदि पहले से पता है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m into lambda by 2। m दोनों तरफ क्या सेम होगा, दोनों वायर में टेंशन सेम होगा, दोनों वायर में फ्रीक्वेंसी सेम होगी। स्टैंडिंग वेव जो भी बनेगा पूरे वायर पर सोर्स कोई एक ही होगा जो इसमें ऑसिलेट करके स्टैंडिंग वेव बनाएगा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ की एक जैसी होगी। लेमडा के बारे में हम कहेंगे कि लेमडा का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो एक जैसा नहीं है। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। तो यदि ये समझ में आ गया तो एक तरफ का वेलोसिटी यदि आप v कहते हैं तो यहाँ वाला वेलोसिटी हो जाएगा 2v। तो यदि यहाँ का लेमडा आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होता है √T/μ, और तो जो v और v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, f लेमडा। तो f तो फिक्स ही है, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां लेमडा भी ज्यादा। इधर यदि लेमडा तो इधर क्या कह लेंगे, 2 लेमडा। इतना सिखाऊंगा तो लफड़ा बढ़ जाएगा तुम लोगों का। चलो छोड़ो, पहले इतना तो समझ में आ ही गया, लेमडा 1 लेमडा 2 हो गया, तो ज्यादा अकल मत लगाओ, मैथमेटिक्स देख लो। अब ये देख लो, m मान लेते हैं इधर। अब ये इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, लेमडा 1/2 ये किसके बराबर होगा, 2L के बराबर। ये n इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, लेमडा 2/2 ये किसके बराबर होगा, L के बराबर। इनको डिवाइड करते हैं, m लेमडा 1/2 अपॉन डिवाइड कर रहे हैं n लेमडा 2/2, ये हो गया 2L/L। तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया ये LL और ये 2 अब यहाँ से कितना आ गया, ये m लेमडा 1 अपॉन n लेमडा 2 इक्वल्स टू 2/1। यहाँ लेमडा नहीं हटा है अभी तक, ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं v इक्वल्स टू f लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, v/f। तो यहाँ चेक करिए और क्या लिख सकते हैं, तो m/n इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, m/n आ गया सर 1:1। m/n इक्वल्स टू ये आ जा रहा है 2 इंटू n लेमडा 2 बाई लेमडा 1, और लेमडा 2 बाई लेमडा 1 हो जाएगा v बाई f, v2/f बाई v1/f। और यहाँ देखिए ये 2v2/v1, अब v2v1 कहाँ से आएगा, तो v2 लिख रहे हैं √T/4 और v1 लिख रहे हैं √T/μ, तो ये हो गया 1। इसका मतलब m/n जो हो गया ये हो गया 1/1। तो कोई भी 1 ले लो, ये तो चलेगा ही। तो m का वैल्यू या n का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो 1 लेमडा/2 L के बराबर हो गया। 1 लेमडा 2/2, ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर हो गया, L के बराबर। तो लेमडा 2 किसके बराबर हो गया, 2L के बराबर। तो F कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा इधर वाला, F हो जाएगा v2/λ2, v2/λ2। या तो आप लेफ्ट साइड वाला वायर यूज करेंगे या राइट साइड वाला वायर यूज करेंगे, कोई में से एक वायर यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो ये सब टफ प्रॉब्लम कहलाता है, ये सब प्रॉब्लम टफ प्रॉब्लम कहलाता है, क्योंकि इतने दूर तक बच्चे एनालाइज करने को तैयार नहीं होते।
सर और टीचर भी इसीलिए मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि पॉजिटिव मार्क्स पे वो एडमिशन देना चाहता है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पूछ देगा सबसे, तो तब तो निगेटिव पे एडमिशन लेना पड़ेगा। बैठ गया हाँ, फिर मेंस ही हुआ करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद करता हूं मैं एडवांस लेवल में जाके। मेंस में तो एक वायर पे फ्रीक्वेंसी का नाम बोल दो, नोड एंटी नोड गिनती कर दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वाह बड़ा अच्छा बच्चा है, चल एडवांस खेलते हैं। तो मतलब कि वो तो नोड एंटी नोड की गिनती पता है, मतलब बच्चे ने क्लास किया है, गया था स्कूल, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर कोई नहीं, फिर एडवांस में पता चल जाएगा कि कितनी दूर तक गया है। तो अभी फिलहाल हाँ बोलो। नोट तो दिया होगा ना सर क्वेश्चन? हाँ, बीच वाला पॉइंट क्लियर करेगा तभी जाके हम कुछ सोच सकते हैं। यदि बीच वाला एंटी नोड कह देता तो मैं एम में एंटी नोड लिखता और लेमडा 1/4 लेता, लेमडा 1/4 लेता, और उधर भी एन में भी ऑड लिखता, एम में भी ऑड लिखता, एन में भी ऑड लिखता, और उसमें भी लेता लेमडा 2/4। तो ये चेंज कर देते यदि बीच वाला एंटी नोड कह देता तो जो कह दे उस हिसाब से काम करिए। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों के? तो अब खुद बनेगा, मुझसे थोड़ी पूछोगे। तो ये पॉइंट सिमरन थोड़ा टफ तो लग रहा होगा आपको भी, घबराइएगा नहीं, मेंस में ऐसे नहीं पूछता। मेंस में ऐसे नहीं पूछता। मेंस के लिए आपको केवल नाम याद रखने हैं, फंडामेंटल, वो जो पहले लिखवाया था V/12, 2V/12, 3V/12 टाइप, ठीक ना वो। अब यहाँ एक पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, ये हम लोगों का कुंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या था याद करिए एक बार, मैं फिर समझा दूं आपको कि एक ट्यूब लेगा, एक कुंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यहाँ एक रॉड दे देगा, रॉड वाला फ्रीक्वेंसी अलग पता कर लो, गैस वाला फ्रीक्वेंसी अलग देख लो, एफ रॉड जो होगा और एफ गैस जो होगा इन्हें बराबर कर देना है। यहाँ पर मूवेबल पिस्टन रहता है, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन रहता है, मूवेबल पिस्टन। और आपको यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव जब बनेगा तो नोड, ये सारे जहाँ पाउडर जमा होंगे वो सारे नोड होंगे, किसी के बीच का डिस्टेंस ये लेमडा गैस वाला आपको दे देगा x, ये लेमडा दे देगा। और वेलोसिटी ऑफ गैस जनरली पता करना रहता है हमें, वेलोसिटी ऑफ रॉड जनरली दिया गया रहता है बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। तो आपको ये कहानी यहाँ यूज करना है, वेलोसिटी रॉड इक्वल्स टू वेलोसिटी गैस, और इससे वेलोसिटी जो होगा गैस वाला वो निकल करके चला आएगा यदि फ्रीक्वेंसी रॉड फ्रीक्वेंसी गैस बराबर कर दिया तो। यही करना है ये कुंस ट्यूब में इतना ही करना है, ठीक है। और कुंस ट्यूब में यदि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं इन एयर, तो तब आपको और आसान हो जाता है। तो कुंस ने पहली बार एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट वही किया था कि इन एयर, तो इन एयर के लिए सोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ, इसमें जहां जहां जमा हुआ था वो से नोड कहा था, इनके बीच का एक्स को λ/2 कह दिया था, एफ इक्वल्स टू हमने डायरेक्ट लिख दिया था V/2x, और ये भी कौन सा आ गया था, एयर वाला। पाउडर का नाम क्या बताया सर? पाउडर का नाम बताया जो मुंह चेहरे पे लगाते हैं गोरे गोरे होने के लिए, बस हो गया टेल्कम पाउडर, या फिर चौक पाउडर जो बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे तो नीचे जो गर्दा गिरता है वो चौक पाउडर, या चौक को वो कूट करके बनाया पाउडर, उसको यूज कर लो। नहीं तो सूखी मिट्टी भी डाल सकते हो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिट्टी भी तो उड़ता है हवाओं में, तो वो एयर के ही मॉलिक्यूल के साथ तो डिस्प्लेस होना है, बस ठीक, तो मिट्टी डाल दो, देखा जाए सस्ता दिया। ये सही है। तो आपने ये देखा। अब एक और एक्सपेरिमेंट आता है, उसे देखिए, क्वेंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट ये क्या कहता है। तो पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट को समझिए, बाद में क्या कहता है सोच लेंगे। इंस्ट्रूमेंट में क्या है, तो एक पहले एक ट्यूब तो होगा क्योंकि नाम है ट्यूब, क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ये वायर ये लेते गए यहाँ तक, ये आल आया यहाँ तक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैं यहाँ पहुंचा, इसको ये ले करके आओ,
तो देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या किया है कि ऊपर से एक स्लाइड करने वाला यू शेप का ट्यूब डाला, नीचे से ऊपर की तरफ एक यू था ही पहले से, ये स्लाइडिंग आर्म इसे कह देते हैं, स्लाइडिंग आर्म कह देते हैं। पहले तो ये चित्र देख लो। अभी मैंने मान लिया कि यहाँ जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ है। यहाँ पर मैंने साउंड का सोर्स रखा एफ फ्रीक्वेंसी का, और इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को यहां से इस ट्यूब में इंटर करते देखो, तो ये दो रास्तों पे बटा, और दोनों रास्तों से चलते हुए ये साउंड पहुंचता है इस जगह। जब ये दो साउंड यहाँ आएंगे तो उनका इंटरफेरेंस होगा या नहीं? तो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस अभी क्या दिख रहा है? 0, और पाथ डिफरेंस 0 दिख रहा है तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ लाउड, बहुत ज्यादा लाउड नॉइस यदि सुन करके देखें तो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड तगड़ी होगी, वाइब्रेशन तगड़ा होगा, तो वहां पे जलती मोमबत्ती रखते हैं तो कभी कभी वो बुझ भी जाती है। मतलब कि बहुत तगड़े यदि आया है जर्क तो वो जैसे वाइब्रेशन, तो उससे ऐसा हो सकता है। तो मैं तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट में केवल ये ध्यान रखने की सलाह देता हूं कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा अकल लगाइए, यदि आपने इसे शिफ्ट करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं फिर अब ये जो कंस्ट्रक्टिव वाला सिचुएशन था वो डिस्टर्ब हो गया। तो आपने एक्स शिफ्ट करने के बाद देखा अचानक से फिर से नॉइज बढ़ा, तो एक्स शिफ्ट करने के बाद डेल्टा एक्स न्यू कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। वो पहले वो तो देखो, वो दोनों तरफ से, एक्स एक तरफ और एक्स दूसरे तरफ, 2x हो जाएगा चेंज इन लेंथ। देखो तो नीचे ऊपर वाला साइड l प्लस एक्स हो गया, इधर वाला भी l प्लस एक्स हो गया, तो लेंथ में कितना, पाथ की लेंथ में कितना डिफरेंस आया दोनों रास्तों पे? 2x। और ये किसके बराबर हो जाने चाहिए? तो यदि ध्यान से देखना, ओए होए होए, ध्यान से देखो, 2n लैम्डा बाई 2 होता है ना बालक, तो n लैम्डा हुआ ना, तो 1 लैम्डा हो जाएगा, 2n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा पहला वाला। यदि फिर से आगे बढ़ते हैं, ये x1 वाला आइडिया था, मान लो x1 तक आए थे, यदि इसी जगह से हम बढ़ते गए x2 तक, तो x2 वाला डेल्टा x न्यू डैश क्या हो जाएगा? x2 प्लस x2, ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। फिर से और ऊपर खींच के ले जाएंगे तो फिर से, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल आता जाएगा, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव उस समय लाउडनेस ज्यादा मिल जाएगी। तो बस ये कहानी। कभी कभी कहता है कि मैंने 20 सेंटीमीटर खींचा, पहले लाउड था, और 20 सेंटीमीटर पहुंचने पर बीच में 2 बार मुझे और लाउड मिला, और 20वें पे भी एक लाउड है, तो शुरू वाला लाउड 0 मान लेते हैं, अगला वाला लाउड लैम्डा, उसके अगला वाला लैम्डा, और फाइनल भी लैम्डा, तो 3 लैम्डा वो 2x को 3 लैम्डा के बराबर कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव को चूंकि हम नहीं पहचान पाते तो इसीलिए उनके लिए नहीं चर्चा करते। यदि हम कहेंगे तो दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में डिस्ट्रक्टिव भी आएगा, लेकिन उसको हम पहचानेंगे तो नहीं, कंटिन्यूअस कम हुआ। यदि नहीं पहचान पाते तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव की बात करते। तो ये था क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यदि कह दे कि मैंने खींचना, पहले ये ब्राइट था, कंस्ट्रक्टिव था, मैंने खींचा एक्स, तो एक बार बीच में हमें कंस्ट्रक्टिव मिला, फिर दूसरी बार मुझे कंस्ट्रक्टिव मिला, और मैंने इस पूरे रास्ते में उसको 15 सेंटीमीटर खींचा, तो 30 सेंटीमीटर का चेंज हुआ पाथ डिफरेंस, और उसको बराबर कर देंगे 2 लैम्डा के, क्योंकि पहले आया 1 लैम्डा, फिर उसके बाद आया दूसरा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इस पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा अपने एचसी वर्मा में, अपने एक्सरसाइज सीट में शायद एक मिले ना मिले। रेजोनेंस ट्यूब ऐसा है जिसपे बार बार आईआईटी ने पूछा है। कुंस ट्यूब और क्विंक्स ट्यूब केवल हाथी के दिखाने के दांत है, मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस पे पूछा गया, कम चांस है इस पे पूछे जाने के। ज्यादा चांस किसका है? तो रेजोनेंस ट्यूब। उसमें एंड करेक्शन पूछा गया है, उसमें पानी की हाइट पूछी गई, उसमें एयर कॉलम की मैक्सिमम मिनिमम हाइट पूछी गई, बहुत तरह की पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा फोकस करिए। रेजोनेंस वाला सवारा
सर तो प्रैक्टिस से थोड़ा प्रैक्टिस तो हो गया, हम भी तो करें एक्सरसाइज बनाओ ना। तो अभी संडे थोड़े ना है, आज थोड़ी ना संडे है, बना रहे हैं सर तो बना हो गया। अभी सैटरडे है, फिर संडे है, अभी तो वेडनेसडे थर्सडे कुछ है, क्या है आज? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो रिवीजन भी तो कर रहा है सर पहले का। करो करो, कंटिन्यू रखो। तो फिर ये थोड़ी ना रहेगा सर। फिर पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है, बैठ के जाके मत यूनिट डायमेंशन पढ़ने लगना। अभी के सिलेबस में है केवल वेव, और क्या था यार, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ SHM हटा लेना। हाँ हाँ, तो फोकस करो इन सब पे, वेव पे। सर एक बार बता दो क्या क्या आ रहा है। यार ऐसे पूछोगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा कौन कौन सा बताया था। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है।